हेलो एवरीवन। क्या सरस्वती नदी की तरह ही 2050 तक गंगा नदी भी सूख जाएगी? हाल ही में यूएन रिपोर्ट में इस तरीके के डेटा प्रस्तुत किए गए हैं कि हिमालय ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियों में ऐसा देखने को मिल सकता है, ये सूख सकती हैं। इससे आम जनजीवन पर दुष्प्रभाव भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भागवत पुराण में भी इस कहानी के बारे में यानी कि गंगा नदी के लौटने का जिक्र किया गया है कि 5000 वर्षों के बाद गंगा नदी पृथ्वी से वापस लौट जाएंगी। इन दोनों ही आधार पर यानी कि धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के और दूसरी तरफ साइंस की इस रिपोर्ट के आधार पर आज के वीडियो को हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या गंगा नदी आने वाले वर्षों में पृथ्वी से सरस्वती नदी की तरह ही लुप्त हो जाएगी और इसके पीछे हिमालय ग्लेशियरों का क्या रोल होगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पे ये आर्टिकल, ये न्यूज़पेपर में यहां पर आया कि क्या गंगा 2050 तक सूख जाएगी। 87 साल में गंगोत्री का ग्लेशियर जो है वो 1700 मीटर पिघल चुका है और वहीं भागवत पुराण में भी 5000 साल बाद इसके लौटने का जिक्र है। यानी इन दोनों ही घटनाओं, एक तरफ साइंस है, दूसरी तरफ पुराण है, उन दोनों को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएन की रिपोर्ट में जिसमें यह दावा किया गया है। आखिर क्या है यूएन की रिपोर्ट में? तो देखिए यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स घोषित किया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह है कि दुनिया भर में ग्लेशियर का जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघलना देखा जा रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण जो ग्लेशियर हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। विश्व धरोहर स्थलों में देखा है तो 1,86,000 ग्लेशियरों की पहचान यहां पर की गई है। ये ग्लेशियर 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं और कुल ग्लेशियर का यहां पर देखा जाए तो 10% है। तो यूएन यहां पर इनको संरक्षित करने का भी प्रयास कर रहा है। अब चलिए यहां पर जो बात करते हैं कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सूख जाएंगी नदियां, उसके पीछे के डेटा यहां पर क्या कहता है। तो हिमालय सहित अगर हम देखें विश्व भर में 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 25 वर्षों में सूख जाएंगे। यानी 2025 चल रहा है, 25 वर्ष और जोड़ दें तो 2050 तक ऐसे ग्लेशियर सूख जाएंगे और वहीं 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 75 साल में सूख जाएंगे, यानी कि 2100 तक आते आते। विश्व धरोहर ग्लेशियर हर साल देखा जाए तो औसतन 58 बिलियन टन बर्फ खो देते हैं। इससे समुद्र का जल स्तर हर साल 4.5% की तरफ से बढ़ रहा है। तो एक तरफ यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और दोनों ही स्थितियां यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी न्यूज लेकर नहीं आती हैं। चलिए हिमालय ग्लेशियरों को समझते हैं, इनके बारे में, इनकी स्थिति के बारे में और जो नदियां यहां से निकलती हैं उनके बारे में, जिसमें गंगा नदी भी हमारी प्रमुख नदी है। देखिए धरती पे जमी बर्फ की मोटी मोटी परतों को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर हम कहते हैं। यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों या पृथ्वी के ध्रुवों पर मूल रूप से देखा जाए तो बड़े स्तर पर, इसलिए हम बड़े वर्ग क्षेत्र में यहां पर स्थित हैं। इसके लिए सर्दियों में सबसे ज्यादा बर्फबारी और गर्मियों में कम तापमान की यहाँ पे जरूरत होती है। यानी कि ग्लेशियर अगर लंबे समय तक कैसे टिके रह सकते हैं कि ठंडी में अच्छी खासी बर्फबारी हो और लगातार हो, कई महीनों की हो, जिससे एक मोटी बर्फ यहाँ पर जमे। उसके बाद ठंडी में जो है गर्मी का जब मौसम आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, जिसके कारण यह तेजी से पिघल जाए। ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है। भारत में देखा जाए तो श्रीनगर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों में यहाँ पाए जाते हैं और इन्हीं राज्यों से देखा जाए तो जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा और गंडक नदियों के यहाँ पे स्रोत भी हैं। यही ग्लेशियरों से आपको ये नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो देखा जाए तो ग्लेशियर आपको फैला हुआ है। इसमें हम पूर्व से पश्चिम दिशा में ये पूरे ग्लेशियर फैले हुए हैं जिनकी लंबाई करीब 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय हिमालय क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं और अकेले उत्तराखंड की बात करें तो करीब 968 ग्लेशियर यहां पर पाए जाते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के ग्लेशियर का हाल क्या है? क्या ये तेजी से पिघल रहे हैं जिसका प्रभाव यहां पे गंगा नदी पर पड़ सकता है? तो देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से गंगा निकली है, भागीरथी और संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी यहां पर निकलती हैं जो आगे चलकर मिल जाती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा की सहायक नदियों में देखा जाए तो ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां हैं इसमें रामगंगा, घाघरा और गंडक नदियां, ये आप देख सकते हैं यहां पे ये क्षेत्र हैं जहां से आपको अलग अलग नदियां जैसे गंगा है, रामगंगा है, गंडक है और घाघरा जो है वो निकलती हैं।
गंगा का जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर 1935 से 1996 के बीच हर साल करीब 20 मीटर तक कम हुआ, यानी कि हर साल, ये अभी से नहीं, बहुत साल पहले, करीब 100 साल पहले से ये लगातार ये पिघलना आपको करीब 100 नहीं, लेकिन अभी देखा जाए तो 80-90 साल जरूर हो गए, 90 साल जहां पर ये पिघलना शुरू हो चुके थे। और उसके बाद हर साल करीब 38 मीटर की दर से, यानी पहले जो 20 मीटर था ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण ये डबल हो चुका है, लगभग 38 मीटर की दर से यहां पर घट रहा है। उत्तराखंड में रामगंगा का उद्गम नमिक ग्लेशियर भी तापमान बढ़ने से कम बर्फबारी और ज्यादा बारिश की वजह से लगातार पिघल रहा है। इसी तरह घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मापचांगचुंगो ग्लेशियर और गंडक नदी का उद्गम नेपाल में नोपाइन हिमालय ग्लेशियर जो है ये भी आपको तेजी से पिघल रहे हैं, यानी कि न सिर्फ गंगा नदी बल्कि रामगंगा है, गंडक है, घाघरा है, ये सभी नदियों के ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स के बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में किस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। इसमें सबसे पहला जो है 3 तरीके के आधार पर इसे समझते हैं, एक मौसम, दूसरा बाढ़ और तीसरा धाराओं में भटी और घाट में सिमटने लगे हैं नदियां। मौसम अगर हम देखें तो हिमालय क्षेत्र में 135 जिले हैं, मौसम बड़ा यहां पर इनमें बदलाव आया है। 1980 के डेटा से अगर उठा के देखें तो 2018 तक की अवधि में करीब 4640 मौसमी घटनाएं यहां पर देखने को मिली हैं, जिसमें भूस्खलन है, बादल के फटने के कारण भारी बारिश और बाढ़ यहां पर लगातार बढ़ी है, और ऐसी 2211 घटनाएं देखने को मिली हैं। भारी बर्फबारी 1486 घटनाएं हुई हैं और शीतलहर की 303 घटनाएं शामिल हैं। वहीं पूर्वी हिमालय की हम बात करते हैं, इसकी तुलना में पश्चिमी हिमालय देखा जाए तो 1990 के दशक के बाद भारी बर्फबारी कम हुई है और भारी बारिश और बाढ़ के मामले लगातार यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिले, यानी कि मौसम परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों में बर्फबारी धीरे धीरे पश्चिमी क्षेत्र में कम हुई है पूर्वी हिस्से के बजाय। बाढ़ की देखें तो यूपी के बिजनौर में पिछले 3 साल में लगातार बाढ़ आई है और बाढ़ से तेजी से लोगों को संभालने तक का यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, इस तरीके की भी बाढ़ देखने को मिलती है, जान माल की यहाँ पे काफी नुकसान होता है। इसके अलावा अमरोहा के तिगरी में गंगा की जलधारा 3 से 4 किलोमीटर दूर हो गई है। प्रयागराज में गंगा कई धाराओं में बढ़ जाती है, बीच में रीत के आपको देखा है तो टापू निकलने लगे हैं, जैसे कि समय आप प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। साथ ही यहां पर इस बार कुंभ के प्रशासन ने गंगा नदी की गहराई करके एक धारा बनानी पड़ी। बनारस में जो गंगा के घाट जो 600 मीटर तक होते थे, अब वे सिमटकर सिर्फ 300 से 400 मीटर ही आपको रह गए हैं। ये प्रभाव दिखने लगा है कि नदियां जो हैं वो ऑलरेडी सूखने लगी हैं, जिसका प्रभाव अगर हमने अभी यहां पर कुछ नहीं किया तो आगे चल करके कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है और इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? इसमें कहा गया कि अभी जो ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और असर जो है मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन होगा, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी आएगा, पानी नदियों में आएगा, नदी का जलस्तर बढ़ेगा। वहीं वर्ष 2100 के बाद नदियों की जो जलधारा है वो पतली होने लगेगी, ग्लेशियर पर कई झीलें निर्मित होंगी और अभी ऐसी 40 झीलें जो आगे केदारनाथ की तरह फटकर बड़ी तबाही का कारण बनेगी। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर जो है प्रतिवर्ष 4.5% यानी 3.2 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है और समुद्र के कई तट और द्वीप यहां पर देखा है तो इसके कारण डूब जाएंगे। इसके बाद गंगा यमुना से यूपी सहित देश के 40 करोड़ लोगों को पेयजल की सप्लाई होती है, या भी यहां पर दिक्कत आएगी कि जैसे जैसे नदियां सूखेंगी पेयजल की समस्या यहां पर बढ़ने शुरू हो जाएगी। वार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने हिमालय के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 650 ग्लेशियरों पर 4 दशकों के दौरान बर्फ पिघलने का विश्लेषण किया है और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि 1975 से 2000 के बीच अगर हम देखें तो करीब हर साल औसतन करीब 4 बिलियन टन जो है बर्फ वो पिघल रही है। 2000 से 2016 के बीच के जो रफ्तार है वो दोगुनी हुई है और इसकी जो वजह है कि करीब 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा है और अगर ऐसा और यहां पर होता है ये और भी ज्यादा तेजी से पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने का जो क्रम है अगर हम देखें तो वर्ष 1817 से 1889 तक 12 मीटर प्रति वर्ष की दर से यह पिघल रही थी। 1889 से 1935 के बीच 10 मीटर प्रति वर्ष की दर से, 1935 से 1971 के बीच 19 मीटर प्रति वर्ष की दर से, 1971 से 91 ये 20 मीटर हो जाता है, 91 से 16 तक ये 22 मीटर प्रति वर्ष हो जाता है, 2016 से 2025 तक ये 38 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघला हो रहा है। यानी कि आने वाले वर्षों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के सूखने की जो स्थिति है वो रियली में यहां पर हो सकती है।
अब चलिए भागवत पुराण भी यहां पर आगे इसके यानी कि साइंस से जो प्रूफ हो रहा है, जो डेटा दिखाई दे रहा है कि आगे ऐसा होना 100% हो सकता है, आने वाले समय ऐसा होना जरूर है। अब भागवत पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसमें देवी भागवत पुराण में गंगा के सूखने को लेकर के क्या कहा गया है। तो वो कहते हैं कि देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 में जिक्र है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा भी पृथ्वी से चली जाएगी। देवी भागवत की एक कथा है जिसके अनुसार कहा गया है कि एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया और बीच बचाव में लक्ष्मी जी आती हैं। तो सरस्वती जी उन्हें यहां पर श्राप दे देती हैं और वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का एक श्राप देती हैं। इसके बाद गंगा और सरस्वती भी एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर बने रहने का एक श्राप दे देती हैं। तीनों देवियां जो होती हैं, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, का जब क्रोध शांत होता है तो पश्चाताप करने लगती हैं। और भगवान जो विष्णु होते हैं वो यहां पर कहते हैं कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगी। यानी कि पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14000 साल पहले पृथ्वी पर यहां पर आई हुई है। और इस क्रम में हम देखें तो गंगा से पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था और वो यहां पर देखा जाए तो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं। ऋग्वेद और महाभारत में इसका जिक्र था। प्रयागराज के त्रिवेणी में गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम बताया जाता था, जो कि यहां पर विलुप्त हो गई हैं। तो क्या सरस्वती नदी जिस तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं और जिस तरीके का डेटा यहां पर आप वर्तमान समय का साइंस और यूएन देता है, तो आगे चल करके गंगा नदी भी सूख जाएगी। इसके लिए प्रयास जरूर करने होंगे, सभी को सोचना होगा, संरक्षण के प्रयास करने होंगे, अन्यथा समस्याएं बहुत विकराल हम सभी के समक्ष आने वाली। ऐसे ही डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।